Today we have Mr. Javis from the Blueprints को। वो आज हमें बताएंगे बैकलिंक्स के बारे में। ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं बैकलिंक्स में, जिनकी वजह से उनकी वेबसाइट्स पिनलाइज हो जाती हैं। तो वो आज हमें सारी गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आपने डिवर्सिफाई किस तरह से करना है, आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, और किस तरह से आप इजीली गेन कर सकते हैं बैकलिंक्स। और उसके अलावा कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप आसानी से बैकलिंक्स ले सकते हैं। सो मिस्टर जेविस, लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड। व्हेन डिड यू स्टार्टेड आउट? Sure. First of all, thanks, Alim. Thanks for having me on the show. So, I'm Javis. I'm actually from मैं तो इंडिया से हूँ पहले। और लेकिन पिछले 8 9 साल से मैं चिंग माई थाईलैंड में हूँ। और चिंग माई थाईलैंड में काफ़ी लोग जानते हैं कि बढ़िया जो एसईओ का कम्युनिटी है हाँ बहुत जी। बढ़िया है। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे यहाँ रहना भी काफ़ी पसंद है। और करीबन 7 एक आई थिंक जब मैं चिंग माई मूव किया था उसी के बाद मैंने प्रॉपर एसईओ जर्नी शुरू करी थी। उससे पहले मुझे एसईओ का कुछ ऐसा पता नहीं था। फिर अच्छा। यहाँ आके एसईओ एजेंसी एक दूसरी ज्वाइन करके धीमे धीमे काम समझ के इवेंचुअली मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी। अच्छा, तो बेसिकली आप एजेंसी के फाउंडर हैं, राइट? जी। तो ओके। हमारी एक एजेंसी है लिंक एजेंसी जिसका नाम है द ब्लूप्रिंट्स डॉट को। और अच्छा। हमारा एक सैस भी है जो कि लिंक बेस्ड सैस है। उसका नाम है लिंक वैलिडेटर डॉट आईओ। अच्छा। Okay, let's start with the process. So basically, what do you think a person should know before starting backlinking? क्या पता होना चाहिए उसे? ओके सो जैसे लेट्स बात करते हैं कि एक फ्रेश साइट है। फ्रेश साइट के लिए अगर बैकलिंक आपको बनानी है तो सबसे पहले तो आपको बजट क्लियर होना चाहिए कि आपका बजट कितना है लॉन्ग टर्म। बिकॉज कई हम लोग एसईओ में जो एक चीज हमेशा याद करनी है कि आप साइट बना रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो वैसे अपना बजट भी आपको प्लान करना है लॉन्ग टर्म। लिंक बिल्डिंग बजट के ऊपर आपका बेस होगा। आपका लिंक कितनी लिंक्स आप हर महीने कर बना सकते हो। बजट का मतलब ये नहीं कि आपको एजेंसी से खरीदना है या किसी से। इन हाउस भी आपको खर्चे होंगे, टूल हाँ से जी। खर्चे होंगे। तो वो सब के लिए आपको प्लान करना होगा कि यार मुझे लंबा अपनी साइट बनाना है तो मैं अपनी रिसोर्सेज को हर महीने कैसे डिप्लॉय करूंगा। और फिर हाँ, एक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्वालिटी लिंक्स क्या होती है, क्वालिटी लिंक्स और किस तरीके से हमको लिंक्स बनानी है, कितनी लिंक्स बनानी है। तो एक बेसिकली शुरू करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी होती है। एटलीस्ट आपने 6 महीने या 1 साल की एक रफ आउटलाइन बना लो कि ये मेरा प्लान होगा। अब्रप्टली करोगे इधर उधर तो उससे आप आपकी साइट को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। अच्छा, हमारे यहाँ जब भी बैकलिंकिंग स्टार्ट की जाती है, मोस्टली जो पाकिस्तान वगैरह, हमारे यहाँ स्टार्ट की जाती है प्रोफाइल बैकलिंक से। मुख्तलिफ प्रोफाइल्स क्रिएट की जाती हैं, वहाँ पे वेबसाइट हम्म। इंक्लूड की जाती है। तो एज एन एजेंसी आपका क्या ओपिनियन है? आपकी स्ट्रेटजी भी कुछ इस तरह की होती है कि आप प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं? पहली बात तो हम लाइक एजेंसी के अंडर में ऐसे प्रोफाइल बैकलिंक्स ऑफर नहीं करते हैं। अच्छा। बट हाँ, बहुत से एसईओ बनाते हैं। बहुत से लोग नहीं भी बनाते हैं। मैं तो मेरा ये ओपिनियन है कि बैकलिंक्स को आप डाइवर्सिफाई करो। थोड़ी बहुत प्रोफाइल बैकलिंक्स इधर उधर ठीक है। ठीक है, आप थोड़ी बहुत प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गई, ये साइटेशन जिनको भी बोलते हैं साइटेशंस हो गए। लेकिन थोड़े तो लाइक मॉडरेशन में करिए। बहुत कई लोगों को मैंने ये भी देखा ना कि बड़ी DR 80 90 प्लस पे आपको प्रोफाइल लिंक्स मिल जाएंगी। तो आपका डीआर बढ़ जाएगा तो लोग खुश हो जाते हैं तो और तेजी से और बढ़ाने लगते हैं। तो वो अननेचुरल प्रोसेस है। और इसलिए मैं मेरा ये मानना है आप हर टाइप की लिंक्स बना लो थोड़ी, लेकिन उसको डाइवर्सिफाई करो थोड़ा थोड़ा लाइक मॉडरेशन में। अच्छा, आप कुछ लोग इस तरह करते हैं, मतलब अचानक से स्टार्टिंग में 40 बैकलिंक्स क्रिएट कर लेते हैं एक ही दिन में। लेट्स से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। हाँ। तो वो तो मतलब आपने अपने अपनी साइट के पीछे बारूद डाल दिया ऐसा है। अच्छा। मतलब बहुत तेजी से उसमें शायद शायद
एक आध महीने के लिए बढ़िया पंप मिल जाएगा, उससे कुछ महीने के लिए भी और लंबा चल जाएगा। लेकिन ये बहुत डेंजर स्ट्रेटजी है, अच्छा। और मे बी आगे हम लोग डिस्कस जो करेंगे कि सेफ बैकिंग प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये तो लेकिन ये प्रोसेस सबसे डेंजरस है। अच्छा, इसमें कोई सर्टन लिमिट होती है कि मतलब कितने बैकलिंक क्रिएट करने चाहिए प्रोफाइल के? लेट्स से अगर आपने करने भी है डिवर्सिफाई करने के मतलब लिए। ये जो एक क्वेश्चन है ना, लाइक, हाँ हाँ, तो ये जो एक क्वेश्चन है, ये बहुत से लोग का हमेशा एक डाउट रहता है कि कितनी बैकलिंक्स बना दें, कितनी बना देंगे कि हमारा रैंक 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसा देख रहा हूँ, दो दो तरीके से आप इसको देख सकते हो। पहला तो ये कि फर्स्ट पॉइंट है कि आप कंपटीशन देखो। अगर आप compete कर रहे हो लाइक लेट्स से बड़े प्लेयर्स में, जो डीआर कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसको रैंक ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे डीआर 60-70+ साइट्स हैं, तब तो आपको बहुत बैकलिंग चाहिए। तो उसके लिए भी यही है कि आप एवरेज निकालो, टॉप रैंकिंग जो कर रहे हैं, 10 टॉप 10 to 20 पे जो रैंक कर रहे हैं, उनका आप एवरेज निकालो कि उनके पास कितनी बैकलिंक्स है। तो वो एक आपका गोल हो जाएगा कि देखो, ये इतनी बैकलिंक्स हमारा गोल होगा। जो ये भी नहीं कि आपका पैसा तो सारी 100-200 आपने एक ही महीने में डाल दी, इवेंचुअली आप बढ़ाना है उसको, उस गोल को इवेंचुअली रीच करना। लेकिन फिर अगर जैसे लोकल एसईओ आप कर रहे हो, तो लोकल जो कंपटीशन होता है, कई जगह देखा है कि मोस्टली कम होता है, उतना उतना ज्यादा नहीं होता, अनलेस आप बड़ी कंपेटिटिव कीवर्ड्स टारगेट करो, जैसे लॉयर्स और सर्टेन सिटी में, तो वहां पे ऑलरेडी एसईओ बहुत स्ट्रांग होता है। इन शॉर्ट, मेरा ये कहना है कि आप कंपटीशन देखो, टॉप 10 टॉप 20, उनका एवरेज निकालो, उनकी कितनी रिफरिंग डोमेन्स हैं उनका एवरेज निकालो। फिर वो आपका गोल होना चाहिए कि ये मुझे इतनी बैकलिंक्स चाहिए। इवेंचुअली आप फिर थोड़ा और ग्रैन्युलर भी कर सकते हो। आपके पास अगर एएचरेफ्स और ये सब टूल्स हैं, तो आप उनकी डीआर का भी एवरेज निकाल लो, कि हो सकता है किसी के पास 100 बैकलिंक्स हो, लेकिन वो डीआर 20 या 30 के रेंज में ही हो। लेकिन तो सारे अपने कंपेटिटर्स की बैकलिंक्स निकाल के उसका भी एवरेज निकाल दो, तो आपका थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितनी रेंज में, कौन कौन सी रेंज में बैकलिंक्स चाहिए और कितनी चाहिए। तो ऐसे प्लानिंग हम करते हैं। अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जब हम कोई रिसेंटली न्यू वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो हम एक्सपायर्ड डोमेन से भी लगभग 2 या 3 एक्सपायर्ड डोमेन्स को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, 301 रिट्रैक्ट। हम्म। तो एज एन एजेंसी क्या वैसे आप भी ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, या फिर अपनी आपके जो नहीं ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरह? नहीं, ये जो हमारे अपने अफिलिएट साइट्स या फिर हमारे जो पर्सनल साइट्स हैं, उनमें किसी में भी हमने ऐसी स्ट्रेटजी नहीं करी है। हालांकि मैंने रिजल्ट्स देखे हैं अपने फ्रेंड जो मेरे चलाते हैं, और तो अगेन मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, एक आध बार आप टेस्ट करके देख लो अपने मेन प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें आप सारा पैसा लगा रहे हो उसमें मत करो। हाँ, टेस्ट कर लो, कुछ दिन चल रहा है तो ठीक है। लेकिन अब आप जानते हो कि गूगल इतने अपडेट्स निकाल रहा है, तो ये एक्सपायर डोमेन वाला और 301 करने वाला जो स्ट्रेटजी है, मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। कि है तो ये बढ़िया, इसमें रैंकिंग आपको मिल सकती है, हाँ जी। लेकिन कितने दिन ये चलेगी, थोड़ा उसको में मुझे रिस्क लगता है। लेकिन आप मॉडरेशन में, अगेन मॉडरेशन में थोड़ा कर सकते हो। सही। अच्छा, एज एन एजेंसी आप किस तरह से, आपका जो क्लाइंट एक्वायरिंग तरीका है, आप किस तरह से क्लाइंट एक्वायर करते हो? ओके, तो हमारे टू बी ऑनेस्ट, हमारा जो मेन एक बड़ा क्लाइंट आता है वो रेफरल्स के थ्रू आता है। और हमारा रेफरल सिस्टम काफी स्ट्रांग है, बिकॉज हमारा जो जिसको बोलते हैं चर्न रेट जो होता है, कि हमारा क्लाइंट रिटेंशन जो है वो काफी हाई है। एंड उसका रीजन ये है कि हम अपने सारे क्लाइंट्स को रिव्यू करने के लिए देते हैं सारी साइट्स बैकलिंक्स। सो हमारे जो सेटिस्फेक्शन रेट है क्लाइंट्स का काफी हाई होता है, और उसकी वजह से वो काफी लोग को रिफर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे कोल्ड आउटरीच करते हैं, और कोल्ड आउटरीच जो काफी मतलब बैकलिंक्स के तो काफी बदनाम है कि हाँ जी। लोगों के पास स्पैम हो जाता है इतना। हाँ जी। लेकिन हमने उसका एक तरीका निकाला है कि कैसे, किस तरीके से आप कोल्ड आउटरीच करो कि लोग परेशान ना हो। लेकिन हमारे पास तो हमारा अब इस लेवल पे इतने सालों से कर रहे हैं, तो मतलब बेसिकली आपको टेम्पलेट्स बहुत अच्छे लिखने होते हैं, इन हाँ शॉर्ट जी। अगर मैं बोलूँ। और यूनिक होने टेम्पलेट्स चाहिए। बहुत अच्छे लिखो कि
यूनिक होने चाहिए, हाँ। अच्छे होने चाहिए, कॉपी पेस्ट से नहीं चलेगा काम। हाँ। तो ऐसे तो हमारे पास तो ऐसे भी अब आते हैं रिप्लाई की लोग स्पैम में से जाके रिप्लाई कर देते हैं कि भाई मैं बस, और ऐसे भी रिप्लाई है कि लोगों ने बोला है कि हमको लिंक्स तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका आपका आउटरीच स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा था, इसलिए हम आपको बस उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बस ऐसा। तो कोल्ड आउटरीच से अच्छा। हमारा काफी होता है, और रेफरल से है मेन। और अब धीमे धीमे हम पेड एड्स में जा रहे हैं, अभी तक गए नहीं है, लेकिन स्लोली अब इवेंट हम जा रहे हैं उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ जो बैकलिंक सिखाई जाती है स्ट्रैटी, हम बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाते हैं कि आप जो अपने टॉप कंपैटर हैं उनको रिवर्स इंजीनियर करें, कि मतलब आप देखें कि उन्होंने कितने गैप के साथ बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, कौन सी वेबसाइट से क्रिएट किए। फिर लेट्स से अगर वो हम्म। एक ऐसी वेबसाइट से लेते हैं जिनका एक स्पॉन्सर का पेज है, या इस तरह के जहाँ से वो कहते हैं कि हमारी पेड गेस्ट पोस्ट वगैरह लो, तो इस तरह की वेबसाइट के बारे में क्या ओपिनियन होता है आपका कि ये जो पेजेस वगैरह क्रिएट किए होते हैं इन्होंने, कि पैसे दें और हमसे गेस्ट पोस्ट लें? हाँ। तो पहला पॉइंट जो आपने बोला कि रिवर्स इंजीनियर, एब्सोल्युटली ये करना चाहिए, बिकॉज आपको फिर एक बड़ा अच्छा आपको टारगेट मिल जाएगा कि प्रोस्पेक्ट्स का, कि ये यहाँ से ये साइट्स लिंक्स दे रही हैं, तो सबसे पहले हम उनको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो प्रोसेस, जैसे रिवर्स इंजीनियर बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, इसको इससे आपको प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सेकंड स्टेप है कि वो साइट्स देखना जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट खरीद सकते हो, गेस्ट पोस्ट ले सकते हो, या फिर राइट फॉर अस वाला एक सेक्शन होता है। हमारी एजेंसी के अंदर हम ऐसी साइट्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स गूगल की जो पेनल्टीज हुई हैं, वो उसमें क्लियरली ऐसी साइट्स जहाँ से आप लिंक्स ले रहे हो, अगर उसमें राइट फॉर अस पेज है, या फिर आपकी बैकलिंक्स को स्पॉन्सर्ड मार्क कर दिया है, या फिर उसमें लिख दिया है कि ये गेस्ट पोस्ट है, काफी साइट्स हैं जो कि हिट हुई हैं बिकॉज ऑफ ऐसी काइंड ऑफ बैकलिंक्स। तो इस काइंड ऑफ बैकलिंक्स को हम हटाते हैं। फिर अगेन कंपेटिटर एनालिस्ट, आप कंपेटिटर एनालिसिस करके जो रिवर्स इंजीनियर करके आप देख भी सकते हो थोड़ा, ये नहीं कि बस आपने एक्सपोर्ट कर दिया और उनको बस लिखे जा रहे हो। आप थोड़ा पैटर्न भी समझो कि अच्छा ये जो लिंक्स आई है ये किस तरीके से दी है। अगर उसमें लिखा है कि ऐसा दिख रहा है आपको कि अच्छा इसने मोस्ट प्रोबेबली आपके कंप्यूटर ने एक गेस्ट पोस्ट लिखी होगी, तो उस साइट को आप गेस्ट पोस्ट की तरीके से आप अप्रोच करो। अगर आपको लग रहा है कि ये लिंक इंसर्शन टाइप का लग रहा है कि कई और बैकलिंक्स जा रही हैं उस पेज से, या फिर उस पेज ने जो आपके कंप्यूटर को लिंक दी है वो सिर्फ एक बड़े बड़े इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के लिए दी है, तो आप उस तरीके से आप अप्रोच करो उस वेबसाइट को कि लिंक्स लेने के लिए। तो थोड़ा डीप में और टाइम स्पेंड करो कि ये समझने को कि जो कंप्यूटर्स को लिंक्स मिल रही हैं और जिस साइट से मिल रही हैं किस पैटर्न से मिल रही हैं। क्या ये लिंक इंसर्शन हो सकता है, क्या ये स्काई स्क्रैपर आर्टिकल हो सकता है, इन्फो आर्टिकल के लिए गेस्ट पोस्ट हो सकती है। तो थोड़ा सा पैटर्न अगर आप समझेंगे तो आपको रिस्पॉन्स रेट जो है वो थोड़ा अच्छा मिल सकता है। आप एवरेज प्राइस क्या रखते हैं क्लाइंट की जो उन्हें चार्ज करते हैं पर बैकलिंक? वो एक रेंज बताइएगा मुझे, उसके अलावा जो डीआर का है, कि मतलब अगर इतने डीआर का है तो उस लिहाज से हमारा हम्म। इतना होता है, नीश के हिसाब से हमारा इतना होता है, इस तरह। श्योर। तो स्टैंडर्ड हमारी जो प्राइसिंग होती है वो आई थिंक अराउंड $130 से लेके $210 तक होती है, डिपेंडिंग डीआर के बेस पे। तो डीआर जैसे डीआर 20 से डीआर 39 तक की, डीआर 20 से डीआर 44 तक आई थिंक हम लोग 130 या 140 के ऐसे कुछ रेंज में चार्ज करते हैं। फिर डीआर 45 का उससे ऊपर होता है, डीआर 45 प्लस होती है करीब 160 या 170 की। और फिर डीआर 60 प्लस जो होती हैं वो 210 के आसपास होती हैं। और फिर अगर ये यूजुअली लिंक इंसर्शन का कॉस्ट है, लिंक इंसर्शन जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल में आप लिंक्स डालते हो। फिर गेस्ट पोस्ट का थोड़ा सा ऊपर आता है, बिकॉज वेबसाइट जो है फ्रेश आर्टिकल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। और फिर हमारी एक कैटेगरी है जिसमें सीबीडी कैसीनो ये वाली जो साइट नीश है, वो उसका प्राइस ऑलमोस्ट आप समझ लो 50% और ज्यादा होगा स्टैंडर्ड से।
और हम से तो ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग हो जाती है। फिर कुछ कैंपेन्स के लिए हम कस्टम प्राइसिंग भी करते हैं, जैसे सैस लिंक बिल्डिंग चाहिए होती है, एक जिसको बोलते हैं सैस लिंक बिल्डिंग। वो हाँ। बड़ी साइट्स के लिए उनको बड़ी ही साइट चाहिए होती हैं, जैसे टेक साइट्स बोल रहे हैं हमको, मुझे सैस वेबसाइट से ही बैकलिंक्स चाहिए, जैसे क्लाउड बेस हो गया और अलग अलग साइट्स हो गई। तो इसका प्रोसेस लंबा होता है, और लिंक्स एक्वायर करने का भी तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको केस बाय केस हम प्राइसिंग शेयर करते हैं अपने क्लाइंट से। तो वो भी आप 250 से लेके $550 तक उस रेंज में वैसी लिंक्स काउंट करते हैं। अच्छा, जब आपने डिवर्सिफाई करना होता है बैकलिंक्स को, तो उस दौरान कोई आपने सोचा होता है कि इस तरह के हमने बैकलिंक नहीं क्रिएट करने, लेट्स से कमेंट बैकलिंक या फोरम बैकलिंक्स, या फिर फोरम प्रोफाइल, सोशल बुक मार्किंग, तो इस तरह का आपकी कोई लिस्ट है कि इनको अवॉइड करना है हमने? हाँ, मतलब हम करते ही नहीं है, मतलब अपनी तरफ से, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि ये, अगर आप देखते भी रहोगे ना, कंपेटिटर्स को भी देखोगे उनके, या एएचएस में या सेमरस कहीं पे भी बहुत से बैकलिंक्स अपने आप ही बनने लगती हैं। अब वो स्पैम में आ रही है, जैसे आ रही है, तो इसलिए हम लाइक जो छोटे लेवल की कमेंट बैकलिंक्स हो गई या फिर फोरम हो, ये सब हम करते ही नहीं है। क्योंकि अच्छा। कई बार जैसे जैसे मैंने मेंशन कि अपने आप बनने लगती हैं कई जगह। तो हाँ, हम इंटेंशनली नहीं क्रिएट करते हैं अच्छा। वैसी। अच्छा, डू फॉलो नो फॉलो, इनमें भी आप डिवर्सिफिकेशन करते हैं कि डू फॉलो क्रिएट कर लिए, कुछ नो फॉलो? हाँ हाँ, मतलब अगेन, मतलब अपने लिए तो जैसे यूजली डू फॉलो होनी चाहिए। अगर आप देखो, अगर आपने पूरी अपनी प्रोफाइल नो फॉलो डू फॉलो है, तो ये अननेचुरल लगेगा। गूगल समझ सकता है ये एसईओ काम कर रहा है इस पे, और इसने मतलब मैनिपुलेट करा है। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए नो फॉलो होनी चाहिए। हम इंटेंशनली पे नहीं करते नो फॉलो लिंक्स के लिए। हाँ, जैसे अगर आपने हैरो लिंक्स चलाई है, पीआर कैंपेन किया है, कोई बड़ी साइट से लिंक्स मिल रही है, उसके लिए हम कुछ देने के लिए रेडी रहते हैं। पे हो गया या फिर रिटर्न में कंटेंट कुछ भी, तो ठीक है, वो वैल्यू होता है। लेकिन जैसे छोटी मोटी साइट्स पे अगर नो फॉलो लिंक्स का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो अगर जहां तक है जितना एज चीप एज पॉसिबल हो वो मिल जाए। और अगेन, नो फॉलो भी आप देखोगे, अगर आप ट्रैक कर रहे हो एचरस या फिर सेमरश की, में आप देखोगे कि एचरस नो फॉलो भी काफी आपके नेचुरली लिंक्स बनने लगती हैं। और इंटेंशनली करना है तो मतलब कि अगर पे करने के लिए हम लोग पे करते हैं ओनली, अगर बहुत बड़ी साइट है तो उसके लिए नो फॉलो ले लेते हैं। और इन शॉर्ट, हाँ, नो फॉलो थोड़ी सी तो आपको रखनी चाहिए नेचुरल, बैकलिंक प्रोफाइल को नेचुरल रखने के लिए। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि मीडियम हो गया, लिंक्डइन पल्स हो गया, तो यहाँ पे हम्म लोग आर्टिकल्स लिखते हैं या रैंक भी करते हैं और वहाँ से वो अपनी हम्म वेबसाइट को लिंक करते हैं, तो ये आपके ख्याल से एक अच्छी स्ट्रेटजी है? मॉडरेशन में ठीक है। और कितना आप करोगे, एक साइट पे एक मीडियम की लिंक आ गई, एक साइट पे एक लिंक्डइन की लिंक आ गई, बस इतना। आप ये नहीं कि यार हर पेज पे भेज रहे हो सेम डोमेन से, कुछ ये भी है कि आप सेम, हम लोग एक्चुअली हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है कि एक डोमेन से एक ही लिंक ली जाए। ठीक है, नेचुरली किसी ने दो दे दी या तीन दे दी, तो फिर हम ठीक है, लेकिन पैटर्न नहीं क्रिएट करना होता है। बैकलिंक सेफ्टी के लिए जो हमने एक रूल हमने जो फॉलो करते हैं कि पैटर्न नहीं क्रिएट करना है, कि जिससे गूगल को दिख जाए कि यार एक फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है, पैटर्न बना रहा है, कि इसकी स्ट्रेटेजी ऐसे दिख रही है क्लियर। तो वो जो है ना, आपको वो आपका हिट कर सकती है पेनल्टी किसी टाइप में। अच्छा, एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि क्विरा पे, मतलब क्विरा से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है लोगों को, तो हम्म वहाँ पे लोग आंसर देते हैं और मोस्टली आंसर्स में अपने लिंक वगैरह भी ऐड कर देते हैं, हम्म तो इस चीज़ को भी डिवर्सिफिकेशन के हवाले से। म- मैं लाइक, मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ आर्टिकल जैसे लिखा, जैसे जो ये मीडियम, लिंक्डइन और कोरा, ये टाइप के जो आर्टिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनसे आप ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हो, आपको ट्रैफिक मिला, तो ठीक है, तो ग्रेट है, क्योंकि आपको एक एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है गूगल का कि यार अलग अलग प्लेटफॉर्म से साइट पे ट्रैफिक, एक्चुअल ट्रैफिक आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपने रैंक करवा दिया कोई चीज, या फिर आपने किसी ऐसे फोरम में लिखा है जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, और
चांसेस है कि लोग क्लिक करेंगे आपकी लिंक को और आएंगे, तो ठीक है। और अगेन मॉडरेशन में वो ठीक है। लेकिन अगर आप बैकलिंक बनाने के पर्पज से वो ये सब कमेंटिंग करे जा रहे हो, तो वो ये मुझे रिस्की मेथड लगता है। और सूनर लेटर यहाँ पे इसमें आपको किसी तरीके से पेनल्टी हो सकती भी आ सकता है आपकी साइट पे, कि मतलब अपने इतने प्लेटफॉर्म्स पे भर दिए हैं लिंक्स और वहां से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो ये मुझे लगता है एक सेफ स्ट्रेटेजी नहीं है। अच्छा, विकिपीडिया बैक लिंकिंग जो है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं, या? आई थिंक हाँ, आई थिंक काफी लोग ने इस पॉइंट को एसईओ सर्कल्स में मैंने पढ़ा है और आर्टिकल्स में भी देखा है कि विकिपीडिया से एक मतलब देखो, मेरा ये मानना है कि विकिपीडिया से आपकी प्रोफाइल को वैल्यू मिलती है। तो और क्योंकि वो एक नॉलेजेबल सोर्स है, और गूगल के भी अलग अलग तरीके जो अपडेट्स आए रिसेंटली, उसमें जो साइट्स हमने पैटर्न नोटिस किया है कि काफी जो सेफ रही हैं और अपडेट्स के बाद भी उनका ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, कि हमने देखा है कि विकिपीडिया लिंक्स हैं उन सब वेबसाइट्स के पास। लेकिन मेरा ये मानना है कि विकिपीडिया आपकी साइट को सिक्योर और करता है, भले ही ट्रैफिक ना बढ़ाए। वो ईट पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको ना एक स्टैम्प देता है कि ये आपकी वेबसाइट वैल्यूएबल है। तो उस मैं ईट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखता हूँ विकिपीडिया लिंक बजाय ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, वैसे आपका क्या ख्याल है कि ये जो लिंक डिसअवॉ करने होते हैं गूगल के टूल के ज़रिए, ये कितनी देर बाद करने चाहिए, और करने भी चाहिए या नहीं? सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करोगे अपना? अच्छा, ये जो मतलब हमने बैकलिंक डिसअवॉ करने होते हैं, हम्म। ये कितनी देर बाद करने चाहिए? और कुछ लोग तो जैसे गूगल कहता है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सिस्टम बड़ा ज़्यादा पावरफुल हम्म। है। तो हाँ। आप एग्री करते हैं गूगल के साथ? गूगल गूगल के सिस्टम से अगर अगर हम हर कुछ गूगल के हिसाब से करें तो मुझे नहीं लगता हम ट्रैफिक बना भी पाएंगे। बट हाँ, डिसअवाउ करना चाहिए। मैंने एक डिसअवाउ करो आप, लेकिन आप ना अगेन उसमें भी ऐसा कुछ सेट पैटर्न मत बनाओ। ये ऐसा नहीं कि यार हर महीने की पहली तारीख पे डिसअवाउ करे जा रहे हो ना। तो वो अगेन एक थोड़ा गूगल को दिख जाएगा भाई इसके पीछे कोई एसईओ है और जो मैनिपुलेट कर रहा है। तो डिसअवाउ करो आप, गैप दे के करो, मे बी 1 in 6 months या फिर 4-5 महीने में एक बार। और मैंने एक और चीज देखा कि सारी बैकलिंक्स को एक बार में डिसअवाउ मत करो, क्योंकि क्या होगा कि उस पर हो सकता है आपकी साइट की ट्रैफिक काफी ज्यादा डाउन जा सकता है। तो जैसे मान लो आपको 100 लिंक्स है जो आपको आपको लग रही कि खराब है, तो आप जैसे ब्रेक कर लो 30-35 या फिर 30-40 ऐसे 30 ऐसे अलग अलग 3 ब्लॉक में ग्रेजुअली आप उसको हटाओ। अपनी बैकलिंक जो टॉक्सिक बैकलिंक्स है ग्रेजुअली उसको हटाओ। तो वो आपको मुझे लगता है कि सेफ पैटर्न आएगा, क्योंकि आप डिसअवाउ कर रहे हो फिर धीमे धीमे आप बैकलिंक्स बढ़ा भी रहे हो। तो आपका जो जैसे डीआर या डीए जिसको बोलते हैं वो भी मेंटेन फिर रहेगा। अच्छा, अब कुछ स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स भी होते हैं जहाँ पे ओबीएल रेट जो है ना, आउटबाउंड लिंक्स, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हम्म। इस तरह की वेबसाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। अथॉरिटी तो उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हाँ। $4-5 में आपको बैकलिंक दे हाँ। देते हैं। हाँ आपको मतलब ये मैंने ऐसा मतलब मैं ये रिक्वेस्ट तो मुझे हमारे जो सीनियर मतलब जो अच्छे एसईओज हैं वो ये रिक्वेस्ट काफी डालते हैं कि भाई जो आप बैकलिंक्स दे रहे हो उनका आउटबाउंड रेशियो देख लेना। ठीक है। तो ये मेरा एक मानना है कि ऐसा आप रेशियो देखो कि जो से DR 50 तक की जो साइट्स होती है ना, और जो आपको दिख रहा है यार ठीक है इतनी पॉपुलर साइट थी, हाँ इन सब में आप देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग लिंक फार्म्स बना लेते हैं और उनका काम ही है कि लिंक्स बेचना। तो ये आउटबाउंड लिंक का जो रेशियो है, वैसे ये छोटी साइट्स लेसर नोन साइट्स में हेल्प करता है कि आप लिंक फार्म्स और ऐसा आप चेक कर सकते हो उससे। बड़ी साइट्स आप कई बार देखोगे इवन
अथॉरिटी साइट्स हो गई DR 70+, 80+, उनका भी कई बार आउटबाउंड जो रेशियो होता है हाई हो सकता है, लेकिन गूगल उनको पसंद कर रहा है, उनका कंटेंट अच्छा है, उनका आउटबाउंड रेशियो नेचुरली हाई हो सकता है क्योंकि वो रिसोर्सेज को लिंक कर रहे हैं प्रॉपरली। हाँ। तो केस बाय केस लेके करना चाहिए अथॉरिटी जैसे। बट इन शॉर्ट, अथॉरिटी साइट्स में हम अवॉइड कर देते हैं ये चेक करना, क्योंकि गूगल उनके कंटेंट को ज्यादा वैल्यू कर रहा है। छोटी साइट्स हो गई 50 से लेस है, फिर DR 50 से लेस जो छोटी साइट हो गई, उनमें हाँ हम लोग चेक करते हैं आउटबाउंड रेशियो चेक करना। थोड़ा सा जो सोशल सिग्नल होते हैं कि पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब तो कम हम्म। हो गया क्योंकि क्रैकडाउन भी बहुत ज़्यादा किया है हम्म। सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने। तो हाँ। सोशल सिग्नल्स के बारे में कि पोस्ट हो, उस पर लाइक्स हो काफ़ी ज़्यादा, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ऐसा एज सच हमने डायरेक्ट अभी तो इम्पैक्ट मैंने नहीं देखा है। और एक और चीज अभी पैटर्न जो देखा है कि लोग यूजुअली स्टार्टिंग में कराते हैं सोशल सिग्नल्स। हाँ जी। और नई अभी एटलीस्ट लास्ट ईयर और इस साल जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, गूगल नई साइट्स को उतनी जल्दी हिट नहीं कर रहा है पुरानी साइट्स। तो तो उसमें और फिर जो पुरानी साइट्स होगी फिर वो सोशल सिग्नल्स पे इतना ध्यान देना कम ही कर देते हैं। हाँ जी। तो सोशल सिग्नल्स का कितना इम्पैक्ट है, आई थिंक मेरे अगर जेन्युइनली हो रहा है, लाइक लोग शेयर कर रहे हैं और क्लिक करके आ भी रहे हैं, वो अच्छा सिग्नल है। लेकिन अगर आपने बूस्ट कराया है एजेंसी को देख के, सोशल सिग्नल्स नंबर्स बढ़ाए हैं उस पर, वो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट मेरा जितना मैंने एक्सपीरियंस है कि उन सब से हमको ज्यादा फायदा है अभी। अच्छा, एक न्यू वेबसाइट जो है वो आपके ख्याल से किस तरह सेफ बैकलिंक्स क्रिएट कर सकती है ताकि पेनल्टीज वगैरह से बच जाए? ओके, सो पेनल्टीज बचाने के लिए ना 3 पॉइंट होने चाहिए। पहला कि डाइवर्सिफिकेशन, बैकलिंक्स को आप डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई को आप कर सकते हो कि कहने का मतलब है कि किस तरीके से बना रहे हो। एक हो गया गेस्ट पोस्ट हो गया, क्योंकि उसमें आप पैटर्न बना रहे हो ना कि हर नए आर्टिकल में आपकी लिंक आ रही है, ठीक है। और तो गेस्ट पोस्ट को भी आप डाइवर्सिफाई करो, एक ही टॉपिक पे नहीं सारे हर जगह जो पब्लिश कर रहे हो, तो टॉपिक को भी अच्छे से चेंज करो। और जो उसमें लिंक्स ला रहे हो गेस्ट पोस्ट से, उसको आप लिंक्स को जो इंसर्ट कर रहे हो उस आर्टिकल में, अलग अलग लिंक्स होनी चाहिए वो। और थोड़ा गेस्ट पोस्ट में भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी इंटरनल लिंकिंग करो। फिर आप लिंक इंसर्शंस कर सकते हो। फिर इमेज आउटरीच के थ्रू इमेज बैकलिंक्स बना सकते हो। और बेसिकली कहने मतलब है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप बैकलिंक्स को लाओ। अगर आपके पास बजट है, हैरो चला सकते हो, PR कैंपेन कर सकते हो, स्काई स्क्रेपर टेक्निक हो गई, थोड़े से एक्सचेंजेस हो गए, थोड़े से प्रोफाइल भी आपने बैकलिंक्स करी। तो डाइवर्सिफिकेशन नंबर 1 रूल होगा हमारा। सेकंड होगा क्वालिटी, कि हाँ क्वालिटी पे चेक करो आप, कि मेक श्योर कि साइट्स पूरे लिंक फार्म नहीं है, ट्रैफिक है उसमें और अच्छा ग्रोथ है। अब क्वालिटी में के चक्कर में आप इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो जाओ कि आपको लिंक्स ही मिलना मुश्किल हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा वहां पे, और स्पेशली इतनी आजकल जो अपडेट्स आ रही हैं, ट्रैफिक, कई लोग हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि यार इसमें ट्रैफिक लॉस वहां पे था, अब ठीक ऊपर नीचे जा रहा है। तो इतनी अपडेट्स के बाद तो यार हाँ जी। कोई, मुझे नहीं लगता कोई साइट बची जिसका हाँ ट्रैफिक ग्राफ से ऊपर जा रहा है। हाँ तो ट्रैफिक ग्राफ तो ऊपर नीचे जब होता रहेगा। हाँ और आई थिंक तीसरा है कि आप पैटर्न मत बनाओ, कि पैटर्न फुटप्रिंट मत बनाओ कि जिससे गूगल को पता चल जाए। पैटर्न का मतलब हो गया कि जैसे मैंने पहले बताया कि लिंक इंसर्शंस ले रहे हो तो सिर्फ लिंक इंसर्शंस ही आ रहे हैं आपके, गेस्ट पोस्ट ले रहे हो तो सिर्फ गेस्ट पोस्ट आ रहे हैं, मिक्स करते रहो। तो अ, अगर आपने ये 3 चीज, डाइवर्सिफिकेशन और क्वालिटी और अवॉइडिंग पैटर्न या फिर फुटप्रिंट, ये सब नहीं क्रिएट किया है, और ये 3 पॉइंटर्स को लेके आप बैकलिंक्स बना रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप लॉन्गर रन तक अपनी ग्रोथ को देख सकते हो। और मैंने आज तक हमारे जितने क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है, उनको ऐसी मैन्युअल पेनल्टी आज तक किसी को नहीं लगी है।
अच्छा, हमारे यहाँ लोग पैसे बचाने के लिए एआई से आर्टिकल लिख लेते हैं जो गेस्ट पोस्ट हम्म का होता है, तो वो आपके ख्याल से अच्छा आइडिया है या अवॉइड करना चाहिए? आई थिंक मेरा मानना है कि एआई को अगर आप बहुत अच्छे से लिखवाओगे तो आप यूज कर सकते हो एआई को गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए, लेकिन आजकल काफी जो एआई एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं कि आप कैसे उसमें वो बोलते हैं ना कि ह्यूमनाइज कैसे कर दिया है कंटेंट को। हाँ। तो अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी पे उस पर ध्यान दो कि अच्छा। अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके ऐसा आर्टिकल लिखो कि एकदम नेचुरल जो लग रहा है, ऐसा नहीं कि बस राइट एन आर्टिकल ऑन एक्स वाई जी टॉपिक हो तो और हाँ कोई जी। कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ। तो हाँ ये आपको थोड़ा सा अच्छे प्रॉम्प्ट के साथ और ऐसा आप रिसर्च कर लोगे, बहुत से आजकल यूट्यूब आ गए कि कैसे एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज करें कि हाँ जी। लगे कि यार किसी ह्यूमन ने लिखा है। तो वो करके अगर आप एआई की हेल्प लेके गेस्ट पोस्ट आप कर सकते, आई थिंक कर सकते हो। और हाँ, और जैसे मतलब दूसरा बात की टॉपिक्स टॉपिक्स को भी, टाइटल्स को टॉपिक्स को डाइवर्सिफाई करते रहो। अच्छा, आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम भी थोड़ा है। तो हम्म। ट्रैक किस तरह कर सकते हैं बैकलिंक्स को, ट्रैकिंग किस तरह करनी चाहिए? आप तो पहले तो आप मैनुअली कर सकते हो, हम लोग आप स्प्रेडशीट पे कहीं पे भी आप रखते हो, क्योंकि अब बैकलिंक्स बनाने में टाइम लगता है, रिसोर्सेज जाते हैं, और अच्छी बैकलिंक बनानी है तो काफी रिसोर्सेज जाते हैं। तो आपका मैनुअली, जो हम लोग पहले करते थे मैनुअली सब चीज ट्रैक करना, उसमें कि बैकलिंक्स लाइव है कि नहीं, पेज कई बार बहुत बार अपडेट्स के थ्रू भी और प्लगइन के अपडेट्स में इन सब में बहुत से पेज 401 हो जाते हैं, डाउन हो जाती है साइट, तो लॉस काफी होता है। और हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं तो क्लाइंट की अगर लिंक्स डाउन जा रही है, इतने पैसे उनके लॉस में होते हैं, फिर तो क्लाइंट्स नहीं खुश होते हैं। तो ये हम मैनुअली करते थे पहले, और आप लोग भी इजी है, मैनुअली कर सकते हो। लेकिन अगर हमने अपना टाइम सेविंग के लिए फिर एक जो सैस टूल बनाया, लिंक वैलिडेटर, वो भी एक बहुत आसान तरीका है जो बहुत बहुत टाइम बचाता है, क्योंकि हम लोग को तो पूरा फुल टाइम एक एम्प्लॉय था जो महीने भर काम करता था, तो वो पूरा टाइम अब बचता है हमारा। अब हमारा लिंक वैलिडेटर टूल है, उसमें आप डंप कर सकते हो सारी बैकलिंक्स, और वो सारा आपको उसका स्टेटस वो लाइव है कि नहीं है, इसमें क्वालिटी चेक्स भी बता देगा। अगर लिंक फार्म से लिया तो वो हाईलाइट हो जाएंगी आपकी ना, मल्टीपल आपकी जो बैकलिंक्स है वो सेम आईपी पे होस्टेड है, इस पे राइट फॉर अस पेज है, आपकी बैकलिंक को डू फॉलो है, नो फॉलो है, कि स्पॉन्सर्ड मार्क कर दिया है, और बहुत से उसमें अगर पेज डाउन है, रीड टाइम एरर है, तो ये सब हाईलाइट उसमें हो जाता है। तो हम लोग अब अपना जो SaaS टूल है उसके थ्रू अपनी उसको ट्रैक करते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट बहुत ही सस्ते में आसानी से ये हो जाता है। चलें। अच्छा। हम्म, चलें, थैंक्स। और वैसे ज़ाती तौर पे मेरे अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, और उम्मीद है हमारी जो ऑडियंस है, पाकिस्तान में बड़े ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, बैक लिंकिंग एक बड़ा ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो हम्म। उम्मीद है हमारी सारी की सारी ऑडियंस के भी क्लियर हो गए होंगे। तो, अम, और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ कि बैकलिंक ना एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि किसी किसी का पेज से रेवेन्यू आने लगा, तो उनको रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए जोश में सारी बैकलिंक्स वहां डालने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी है, और हमने अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा बोलते हैं कि भाई हम हमको तो बिजनेस मिल रहा है कि आप ठीक है बैकलिंक्स खरीद रहे हो, लेकिन प्लीज ये स्ट्रेटेजी मत करो कि भाई यहाँ से बिजनेस आ रहा है तो इसको ही सारी बैकलिंक्स दे दो। ये बहुत ही या रिस्की तरीका है। तो सेम आपके पास अगर बजट भी है बैकलिंक्स बनाने का, तो ऐसा मत करना कि सारा बजट एक ही महीने में आपको डाल दो। बैकलिंक्स को ग्रेजुअली बनाओ ताकि नेचुरल लगे, और धीमे धीमे करके उसकी आप ग्रोथ को बढ़ाओ। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी के लिए डोमेन को भी देने चाहिए बैकलिंक्स? हाँ ऑब्वियस, हाँ आपको, आप देखोगे अगर, और ये आपको उसमें भी दिख जाएगा कंपैरेटर एनालिसिस में भी जब करोगे, कि ज्यादातर जो मेजोरिटी बैकलिंक्स है पहले होम पेज पे आनी चाहिए, फिर धीमे धीमे ट्रिकल डाउन करते हैं, तो होम पेज और फिर धीमे धीमे
जो ट्री के समान ट्रिकल डाउन होना, टॉप डाउन मेथड होना चाहिए। तो उससे बड़ा सबसे होम पेज, फिर कैटेगरी, और फिर से धीमे धीमे नीचे आप डिवाइड कर सकते हो बैकलिंक्स को। चलें, थैंक्स फॉर योर टाइम। और थैंक्स अलीम। थैंक्स। थैंक यू। ओके, बाय। बाय।